जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं संधि संधि के बारे में। देखिए क्या होती है ये संधि। काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं संधि से, तो ये सब आज हम क्लियर करने वाले हैं। देखो संधि संधि यानी कि दो वर्णों के मध्य उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। यानी कि दो वर्ण जो होते हैं उनके बीच अगर विकार उत्पन्न होता है तो उसी को संधि कहा जाता है। जैसे कि देखो, आपने हर प्रश्न को इसी तरीके से कोशिश करके हल करना है। ये देखो, हिम धन आलय, हिम धन आलय, तो ये इसका अंतिम वर्ण, पहले वाले शब्द का अंतिम वर्ण हम लेंगे और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण हम लेंगे। उन दोनों के बीच अगर कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसी को संधि कहा जाता है। जैसे कि हिम का अंतिम शब्द है, अंतिम वर्ण है अ, और आलय का प्रथम वर्ण है आ। अ और आ का मेल होके बन जाता है आ। इस तरीके से ये बना हिम। हिम यहां से बचा हमारे पास जिसमें कि हलंत हो, और आ बन गया इसे मिला के, और ये हो गया लय, तो ये बन गया हिमालय। इस तरीके से इसे हिमालय का निर्माण होता है। हिमालय, ऐसे हिमालय शब्द का निर्माण इस तरीके से होता है, ऐसे बनता है हिमालय शब्द। ये देखिए, एक मिनट, देखते हैं। देखो ये जो नियम है उसमें उसमें इस तरीके से है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, इन दोनों के बीच ही विकार उत्पन्न होता है और उसी को हम कहते हैं संधि। देखो संधि के तीन प्रकार होते हैं। एक होता है स्वर संधि, और दूसरा होता है व्यंजन संधि, और अगला है विसर्ग संधि। तो यहां आपको एक चीज, प्रश्न एक ये आ जाना चाहिए आपके दिमाग में कि स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, तो फिर अनुस्वार संधि क्यों नहीं है? अनुस्वार अनुस्वार तो यहाँ है ही नहीं। देखिए अनुस्वार कभी भी किसी भी शब्द के प्रथम में भी नहीं आता और अंतिम में भी नहीं आता है। जैसे कि कोई मैं शब्द बोलूं जिसमें कि अंग, अंग यानी कि अनुस्वार, अगर वो सबसे पहले आपको दिखे वो तब भी पहले में नहीं होता है। जैसे कि मैं कहूं अंकित, अंकित, तो अंकित में पंचमाक्षर वाला नियम लग के अंकित को हम जो वर्ण विच्छेद उसका हम करेंगे तो कैसे किया जाएगा? अ और फिर अंग हलंत के साथ, तो इस तरीके से होगा ना। तो वो कभी भी प्रथम में नहीं आता, और अग्नि में अगर मैं लास्ट में बिंदी लगा दूं अंतिम में, अग्निम हो जाएगा वो, वहां भी अंग नहीं आ रहा है तो अग्निम पढ़ा जाता है वो। तो अनुस्वार ना ही कभी प्रथम में आता है ना ही कभी अंतिम में आता है, तो उसकी संधि हो ही नहीं पाती है। हम बात करेंगे सिर्फ इन तीन संधियों के बारे में। देखते हैं, देखो देखो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, मैंने आपको बताया कि ये तीन प्रकार होते हैं संधि के। तीन प्रकार, एक तो है स्वर संधि, अगला है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। इनके बारे में हल्का सा खाका मैं आपके दिमाग में ये प्रविष्ट करा देना चाहता हूं कि स्वर संधि वो होती है जब प्रथम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर हो और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर हो। यानी कि स्वर और स्वर के बीच जब कोई विकार उत्पन्न होगा तो उसे स्वर संधि का नाम दिया जाएगा। ऐसे ही जब कभी किसी स्वर का मेल किसी व्यंजन के साथ, या फिर किसी व्यंजन का मेल किसी स्वर के साथ, या फिर दो व्यंजनों का मेल आपस में हो और कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे हम व्यंजन संधि का नाम देते हैं। इसी तरीके से अगर कभी किसी विसर्ग का मेल स्वर या व्यंजन के साथ हो और विकार उत्पन्न हो तो उसे हम कहते हैं विसर्ग संधि। यहां पर मैं बार बार एक शब्द प्रयोग कर रहा हूं, विकार, विकार। देखो ये परिभाषा में भी लिखा है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, बहुत महत्वपूर्ण है। मगर यहां से बहुत बार तो ऐसी ऐसी गलतियां भी होती हैं कि जो पेपर लेता है, आयोग भी ऐसी गलतियां कर देता है बचकानी सी, कि जैसे कि एक शब्द मैं आपको बताऊं, सुविचार। तो सुविचार अगर शब्द में बोलूं और पूछ दिया जाए, पेपर में पूछा गया प्रश्न है वही आपसे पूछ रहा हूं, सुविचार, तो सुविचार में कौन सी संधि है?
तो सुविचार में कौन सी संधि है, और या फिर पूछ दिया जाएगा कि सुविचार का संधि विच्छेद करिए, तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तरह तरह के, उसमें एक ऑप्शन ऐसे भी होगा सुधन विचार, और उसी को सही दिया गया था आयोग के द्वारा, जबकि यहाँ पर ऐसा होता ही नहीं है। सु और विचार तो कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, वो सीधे जुड़ गए हैं, ये उपसर्ग विधि से बना हुआ शब्द है। यहां कहीं भी ध्यान दीजिएगा, यहां कहीं भी संधि नहीं हुई है। संधि का मतलब विकार उत्पन्न होना जरूरी है। जब तक दो वर्णों के बीच विकार उत्पन्न नहीं होगा हम उसे संधि का नाम नहीं देंगे। देखिए अब बात करते हैं स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन सी है ये 5 प्रकार की? एक है दीर्घ स्वर संधि, ऐसे ही गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। ये 5 प्रकार की स्वर संधि होती हैं। देखते हैं, देखिए इनके बारे में थोड़ा और विस्तार से। स्वर संधि जो थोड़ा सा मैं आपको बता चुका था, कौन सी होती है स्वर संधि? तो स्वर संधि वह होती है जब स्वर वर्ण के साथ स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है तो उसी को स्वर संधि कहते हैं। यानी कि स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ हो और उनमें कोई विकार उत्पन्न हो तो उसी को स्वर संधि कहा जाता है। ये स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। कौन कौन सी 5 प्रकार की होती है, इसको बार बार रिपीट करना है आपने, बार बार रिपीट करते हुए चलना है कि स्वर संधि कौन कौन सी 5 प्रकार की होती है। तो दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। एक चीज पहले आपको ये बता देना चाहता हूं कि देखो इतनी सारी जो संधि है ना, इनमें से सबसे पहले आपको यह बता दूं कि ज्यादा प्रश्न किससे आते हैं। ये मान के चल सकते हैं कि 70% प्रश्न आते हैं स्वर संधि से। स्वर संधि से 70% प्रश्न पूछे जाते हैं और 15-15% प्रश्न पूछे जाते हैं व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से। तो अगर आप संधि के लिहाज से अगर आप सोचो कि मैं जल्दी से पढ़ लूं और संधि मेरा कंप्लीट हो जाए, तो उस हिसाब से आप केवल स्वर संधि को पढ़ लो, और इस स्वर संधि में भी ये 70% चांसेस फिर से इनसे और 15-15% चांसेस इनसे। इसके 70% के 100%, 70% अपने आप में 100% है खुद का, तो उसका भाग मैंने यहाँ पे किया है। तो इस तरीके से इनका विभाजन हम कर सकते हैं। मगर मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को छोड़ दो, ये संधि में थोड़े कम पूछे जाते हैं। मगर ध्यान देना कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रश्न वर्तनी शुद्धिकरण के लिए बहुत ही जरूरी हैं। मतलब वर्तनी शुद्धिकरण के जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं, 2 प्रश्न मान के चल सकते हैं कि हम आ जाते हैं, वरना एक प्रश्न तो आता ही आता है, तो उसके लिए व्यंजन संधि और विसर्ग संधि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ये मान लो, उनके लिए डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, 5 स्टार जितने लगाना चाहो उतने लगा सकते हो। ठीक है, आगे देखते हैं। अब शुरू करते हैं स्वर संधि के भेदों के बारे में पढ़ना। मगर मैं आपसे पहले ही कह देना चाहता हूं कि वीडियो को पूरा ही देखना, आधे से देख के आपको फिर चीजें समझ में नहीं आएंगी। आप बीच बीच से स्किप करते हुए चलोगे तो फिर ये संधि समझ में नहीं आएगी। इतनी आसान नहीं होती है ये संधि कि आप फटाफट चलते रहो और आपको समझ में आ जाए, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। देखते हैं दीर्घ स्वर संधि कौन सी होती है। ये देखो, दीर्घ स्वर संधि, इसके बारे में देखते हैं। जब लघु या दीर्घ सजातीय स्वर, याद है सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, मैंने बताया था। सजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, जल्दी से रिपीट करके बताओ कौन कौन से होते हैं सजातीय स्वर। देखो अब तक आपका उत्तर आ जाना चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, मतलब उत्तर आ जाना चाहिए का मतलब मेरा ये है कि अब तक आपके मस्तिष्क पटल पर वो उत्तर आ जाना चाहिए। आपको पता चल जाना चाहिए कि इसका उत्तर क्या होगा। सजातीय स्वर कौन से होते हैं, तो सजातीय और विजातीय स्वर मैंने आपको बताए थे। ठीक है, देखते हैं। देखो, जब लघु या दीर्घ सजातीय स्वर, यानी कि सजातीय स्वर थे आ और बड़ा ऊ और बड़ी ई, ये 3 हैं सजातीय स्वर। तो आ का सजातीय स्वर हम अ को कह सकते हैं, ई का सजातीय स्वर छोटी ई को कह सकते हैं, बड़े ऊ का सजातीय स्वर छोटा ऊ। ये सब है सजातीय, बाकी स्वर विजातीय कहलाते हैं। देखते हैं, जब लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है तो उत्पन्न विकार दीर्घ स्वर होता है, उसे दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी कि जब आ, अ या फिर आ, इनमें से किसी का भी मेल आपस में हो, देखो ये कंडीशन हो सकती है कि अ का मेल अ से हो जाए, अ का मेल अ से हो सकता है, ऐसे ही अ का मेल आ से हो सकता है, ऐसे ही आ का मेल अ से हो सकता है, और आ का मेल
बड़े आ से हो सकता है, हर बार उत्तर आ ही आएगा। यानी कि जो विकार उत्पन्न होके जो शब्द बनेगा वो आ ही बनेगा। इस तरीके से ई और ई का मेल होगा तो हमेशा बड़ी ई ही बनेगा। ऊ और ऊ के मेल से हमेशा बड़ा ऊ ही बनेगा। जैसे कि देखो ई और ई से क्या क्या बन सकता है, देखो रविंद्र, नदीश, कविंद्र, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि ई और ई के मेल से बन सकते हैं। ई और ई के मेल से ये सारे शब्द बन सकते हैं। कैसे? विद्यालय, विद्यालय कैसे बनेगा? विद्या धन आलय। इसको कोशिश करके देखना, विद्या धन आलय। विद्या में आ अंतिम वर्ण है और आलय में आ प्रथम वर्ण है, तो आ और आ का मेल होके आ का निर्माण होगा तो ये बन गया विद्यालय। इन सबको इसी तरीके से कोशिश करना जो यहाँ पे दिया है ना, ये गणित तरीके से, कि गणित के सवाल को हम ऐसे ही हल करते हैं ये कि नीचे नीचे को इस तरीके से करते ला, ऐसे ही आपको हल करना है। हर संधि के सवाल मान के चलो, ये सारे के सारे गणित के जैसे सवाल को हल करते हो उसी तरीके से संधि को सीखो, तभी आपको मजा आएगा संधि में, वरना नहीं, और ये समझ में नहीं आएगी फिर। देखो तो क्या है, तो इनके बीच जब विकार उत्पन्न होता है तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। यानी कि अ का मेल आस, इसमें बताता हूं ई वाले में, ई का मेल, छोटी ई का मेल छोटी ई से भी हो सकता है और इसी छोटी ई का मेल बड़ी ई से भी हो सकता है, बड़ी ई का मेल छोटी ई से हो सकता है, बड़ी ई का मेल बड़ी ई से हो सकता है। हर बार रिजल्ट बड़ी ई ही होगा। जैसे रविंद्र, रवि धन इंद्र, नदीश, बार बार जब इनकी प्रैक्टिस करो तो ऐसे ही बोल बोल के, नदी धन ईश, नदीश, कवि धन इंद्र, कवींद्र। इसी तरीके से देखो ऊ का मेल ऊ से होगा तो बड़ा ऊ बनेगा, जैसे कि भानुदय। तो इस तरीके से ये होती है स्वर संधि। मैं आपसे कह रहा था कि इसको छोड़ना मत, इसको पूरा पूरा, इस वीडियो को पूरा पूरा देखना। देखो अभी अब बताने जा रहा हूं आपको, देखो यहाँ पे इतने सारे उदाहरण लिखे हैं मैंने आपके लिए दीर्घ स्वर संधि के, तो इन सारे के सारे उदाहरणों को इसी तरीके से कर लो। एक धन अंकी, एकांकी, कल्प धन अंत, कल्पांत, गीत धन अंजलि, गीतांजलि, ये सारे के सारे सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, ये ध्यान देना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये देखो इतने सारे लिखे हुए हैं। ये इसका लिंक आपको, ये सारे की सारी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो देख लीजिएगा। देखते हैं इसके बाद है गुण स्वर संधि। क्या होती है ये गुण स्वर संधि? यदि अ और आ का मेल ई ई ऊ ऊ री के साथ हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। यानी कि अगर अ और आ का मेल ई या ई में से किसी से भी हो तो ए का ए बन जाएगा, विकार उत्पन्न होकर ए बनेगा। इसी तरीके से ऊ और ऊ से अगर मेल होगा और विकार उत्पन्न होगा तो ओ बनेगा, और री के साथ विकार उत्पन्न होगा तो बनेगा अर। देखो अ और ई के साथ तो ए मैंने आपको सजातीय और विजातीय मैं भी सिखाया था कि ये कैसे बनते हैं, तो बता दो ये सजातीय है कि विजातीय है। इसी तरीके से ओ का निर्माण भी मैंने बताया था कि ये स्वर किस तरीके से बने हुए हैं, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों के भेद बताए थे ना। हाँ तो बता दो क्या होते हैं, इसी तरीके से कोशिश करनी है इनकी भी। देखो क्या है ये देवेश, कैसे बनेगा ये देवेश? देव धन ईश, ये हो गया। फिर इसको आपने फिर से वही चित्र बार बार दिखा देता हूं मैं, चलो आपको एक बार फिर से दिखा देता हूं। ऐसे ही करना है आपने इन्हें, ये ऐसे ही हल करना है, तभी संधि सीखोगे, वरना संधि नहीं सीख पाओगे। ये ध्यान देना, संधि को ऐसे ही सीखो। और मगर अगर ऐसा आपने कर लिया और ये सारे के सारे जितने मैंने उदाहरण दिए हैं उन सब के साथ, फिर समझ लो कभी आपका संधि का प्रश्न गलत नहीं होगा, ये गारंटी है। देखो यदि अ और आ का मेल ई ई ऊ ऊ और री के साथ होता है तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ओ तथा अर हो जाता है। ये नियम है, इसे अच्छे से पढ़ लो और इन सभी के साथ इन्हें करने की कोशिश करो कि ये कैसे बना है। और अगर आपको फिर से समझ में ना आए कि ये कैसे बने हैं, समझ में नहीं आ रहे, अगर ऐसी परेशानी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इन्हें फिर से आपको पूरा पूरा इन्हें खोल खोल के अच्छे से पूरा समझा के कि ये कैसे बन रहे हैं वो पूरा आपको समझा दूंगा। मगर पहले आप इन्हें कोशिश कीजिए करने की, अगर ये नहीं होते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। देखते हैं
वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि क्या है? वृद्धि का मतलब होता है बढ़ना, किसी चीज का बढ़ना। तो इसमें क्या है, ये मात्रा बढ़ जाती है। यहां भी ए बन रहा था, ओ बन रहा था ना, ये ये यहां बना था, ये ए और ओ। बस यहीं पर वृद्धि स्वर संधि में ए और ओ की जगह ऐ और औ का निर्माण होगा। यदि किसी अ या आ का मेल ए या ऐ तथा ओ या औ से हो तो उत्पन्न विकार क्रमशः ए ऐ हो जाएगा। इसका ऐ मतलब ये, जब इसका वास्तविक रूप लिखा होता है तो एक मात्रा होती है, जब इसका मात्रिक रूप लिखते हैं तो दो मात्राएं होती हैं। ऐसे ही औ जिसका मात्रिक रूप ये है, ये निर्माण हो जाता है इनका, और इसे ही कहते हैं वृद्धि स्वर संधि। देखते हैं, देखो क्या है, अ और आ का मेल ए और ऐ से होना चाहिए। ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ना, यही रामबाण है, ये समझ लो। इनको, इन फॉर्मूला को याद कर लो बिल्कुल अच्छे से। ये जो दो फॉर्मूले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आपकी पूरी संधि कंप्लीट हो जाएगी। फिर तो आपको ये परिभाषा पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बस इतना फॉर्मूला आ जाए आपको। गणित की तरह कह रहा हूं ना कि इसे गणित की तरह करो, बिल्कुल। देखो एक एक कैसे बनेगा, ये एक धन एक बन जाएगा, एक एक। ऐसे ही सदैव को बनाने की कोशिश करना, सदा धन एव से सदैव। देखो मैंने बता दिया कि सदा धन एव से बनेगा, मगर आपने पूरी प्रोसेस करके देखना है कि ये बन कैसे रहा है। इसको पूरा पूरा कोशिश करो बनाने की। जब बन जाए तो वो भी बताना, नहीं बन पाए तो वो भी बताना। मैं इन्हें फिर से आपको समझा दूंगा अगर नहीं हो तो। वैसे मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि हो जाने चाहिए आप सभी से ये हल। देखते हैं आगे, यण स्वर संधि। यण स्वर संधि कौन सी है, देखते हैं इसके बारे में। कौन सी होती है कि यण स्वर संधि, यानी कि देखो अभी तक हम देख रहे थे कि जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण हमेशा ही अ या फिर आ रहा था, तीनों ही नियमों में। तीनों नियमों का मतलब दीर्घ संधि में फिर ई का ई से मेल हो रहा था, वो एक अलग कंडीशन है। मगर सभी में हमने देखा कि अ और आ तो आ ही रहा था। मगर इसके अलावा भी तो कोई कंडीशन बन सकती है ना, कि कभी कभी कोई शब्द ऐसा भी तो हो सकता है कि उसमें ई और ई से वो अंत हो रहा हो, ऊ या ऊ से अंत हो रहा हो उस शब्द का, या फिर री से अंत हो रहा हो, यानी कि इसे कहते हैं कारांत। चलो एक बार संधि के बाद एक टॉपिक मैं आपको करा दूंगा, छोटा सा, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता है वो, कारांत का आपको अच्छे से समझा दूंगा उसके बारे में। देखते हैं, यदि ई ई का मेल, ई ई ऊ ऊ री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है। भिन्न स्वर मतलब कि ई ई का मेल ई ई से ना हो, इसके अलावा किसी और से हो। ऐसे ही ऊ ऊ का मेल किसी और से हो, इनसे ना हो, और री का मेल री से ही ना हो, किसी और से हो जाए, तो उसे हम कहते हैं भिन्न स्वर। तो इनमें जो विकार उत्पन्न होता है, जब विकार उत्पन्न होगा तो उसी को हम यण स्वर संधि कहते हैं। कौन कौन सा विकार उत्पन्न होता है? अगर ई ई वाली कंडीशन होती है कि ई ई का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, तो ई ई बन जाती है य हलंत के साथ, ठीक है ये। और जो बाद वाला जो स्वर आया होता है, जो भिन्न स्वर होता है, वो इसके साथ में जुड़ जाता है सीधे सीधे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ होगा, तथा आने वाला भिन्न स्वर ज्यों का त्यों साथ में जुड़ जाता है तो उसे यण स्वर संधि कहते हैं। ध्यान दो, ये बहुत मेहनत से मैंने नोट्स बनाए हैं, इनको बिल्कुल आप ज्यों का त्यों याद कर लीजिए। ज्यों का त्यों, चलो यहाँ भी ये शब्द आया है, तो ये ज्यों का त्यों आप इन्हें याद कर लीजिए, यानी कि जैसे लिखा है ना, बिल्कुल याद करने का मतलब ये नहीं कि आप इन्हें रट डालो, आप इन्हें समझने की कोशिश करो। देखो ऊ ऊ बन जाता है व, ऐसे ही री बन जाता है र। इस तरीके से इसे कहते हैं यण स्वर संधि। क्या होती है ये यण स्वर संधि? कि जब ई ई का मेल य से हो, ऊ ऊ ऊ ऊ का, जब ई ई का मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो ये य में परिवर्तित हो जाएगा। क्या होगा य में परिवर्तित? ई ई परिवर्तित होगा, यानी कि ई ई का मेल अगर भिन्न स्वर से, देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया मैंने, यदि ई ई का मेल भिन्न स्वर से तो ई ई परिवर्तित होगा य में, ठीक है। ऊ ऊ परिवर्तित होगा व में, री परिवर्तित होगा र में, और भिन्न स्वर ज्यों का त्यों वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ये वैसे ही जुड़ जाएगा साथ में, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। ये सारे शब्द हैं, इन्हें करने की कोशिश करना। आद्यंत, जैसे कि कैसे बना है ये, आदि धन अंत से बना आद्यंत। ऐसे ही है इत्यादि, कैसे बना है ये इत्यादि, इति धन आदि। इन्हें करने की कोशिश करना, आपको ये समझ में आने लगेगा। जैसे कि है व्यर्थ, व्यर्थ कैसे बना है, वी धन अर्थ, वी धन
अर्थ। तो वी का मतलब वी का अर्थ हो जाता है नहीं से, इसका तात्पर्य होता है, और अर्थ यानी कि कोई उसका अर्थ हो। तो व्यर्थ मतलब ऐसा कोई भी वाक्य या फिर ऐसा कुछ भी हम काम करें कि जो जिसका कुछ अर्थ ना हो, हम कुछ ऐसा कर दें कि जो कुछ उसका कारण ही नहीं था हमने मगर फिर भी कर दिया तो हमने व्यर्थ कर दिया। जैसे कि कई बार आप समय को व्यर्थ कर देते हो, यानी कि आप खेलने कूदने में या फिर गप्पों में आप अपने समय को बर्बाद कर देते हो, वही है व्यर्थ। देखते हैं अगला, अयादि स्वर संधि। कौन सी होती है ये अयादि स्वर संधि, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, यदि किसी ए आई ओ औ, देखो अभी मैंने बताया कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण क्या होना चाहिए, या तो ई होगा या ऊ होगा या री होगा। तो इनके अलावा ये भी तो आ सकते हैं ना अंतिम वर्ण में, क्या आ सकते हैं, ए आई ओ औ। अगर इनका मेल किसी भिन्न स्वर से हो तो उत्पन्न ए का अय, तो उसमें क्या होगा कैसी स्थिति आएगी कि ए बन जाएगा अय में परिवर्तित हो जाएगा ए, ऐसे ही अय आय में परिवर्तित हो जाएगा। देखो इसमें हलंत भी लगा है, ध्यान देना, इसी तरीके से कोशिश करना इन्हें करने की। ओ परिवर्तित हो जाएगा औ में, और औ परिवर्तित हो जाएगा आओ में। तो इस तरीके से इनका परिवर्तन हो जाता है, तथा आने वाला स्वर ज्यों का त्यों आकर जुड़ जाता है, उसे अयादि स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि गायक, गायिका, चयन, धावक, नयन। तो इन सबको आपने करने की कोशिश करनी है कि ये कैसे कैसे हल होंगे। अयादि स्वर संधि, ये स्वर संधि से ही अधिकतर प्रश्न आते हैं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। तो स्वर संधि के प्रश्नों को बहुत भली भांति कोशिश कर लेना, सारे के सारे नियम जो मैंने समझा दिए हैं, अगर ये समझ में ना आए तो फिर से समझने की कोशिश करना, वीडियो को दोबारा से देखना, तीसरी बार देखना, फिर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना कि समझ में नहीं आए, मैं इनका एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। देखते हैं, देखो ये सारे मैंने जो उदाहरण दिए हैं इन सबको गणित की तरह करने की कोशिश करनी है। बार बार रिपीट कर रहा हूं इस बात को, गणित की तरह इन्हें पूरा पूरा कर डालो अच्छे से, तभी ये आएंगे। देखो जैसे ये क्या है, देव धन आगमन, देवागमन, देश धन अटन, देशाटन, इन्हें पूरी मेहनत के साथ इन्हें कर दो, फिर कोई ऐसी परीक्षा नहीं कि जिसे आप पास ना कर सको। तो बस अपनी मेहनत को तेज कर दो, धार दो अपनी मेहनत को। ये देखो ये सब इतने सारे उदाहरण दिए, इससे बाहर आ सकता है क्या, कभी नहीं। इससे ज्यादा, इससे बाहर आने के चांसेस 5% है बस, 95% चांसेस तो यही है कि इससे बाहर नहीं आ सकता। मैंने बहुत उदाहरण दे दिए हैं आपको। ये देखो, ये इतने सारे 2 पेज तो उदाहरण केवल वृद्धि संधि के ही हैं। तो इतने सारे के सारे उदाहरणों को कर लो और इन्हें फिर याद करने की कोशिश भी करो। अगर समझ में नहीं आते हैं तो पूछो, और जो फिर भी नहीं हो रहा तो उसे आप याद करो, और ये बिल्कुल ज्यों के त्यों ऐसे ही पूछ लिए जाते हैं। इसी तरीके से गुण स्वर संधि के उदाहरण कौन सी हैं, गुण स्वर संधि जब अ आ का मेल ई से हो या ऊ से हो, और क्या होता है ई से मेल होने पर क्या निर्माण होता है, जल्दी से बताइए। ई के मेल से ये ए में परिवर्तित हो जाते हैं, मतलब कि विकार उत्पन्न होके ए बन जाता है, और ऐसे ही ऊ के साथ ओ बन जाता है। इन सबको आपने कोशिश करनी है। देखो बना है ना, ए ए ए ओ बन गया इसमें। देखो कर्ण धन उद्धार, तो कर्णोद्धार बन गया है। गंगा धन उदक, गंगोदक। गज धन इंद्र, गजेंद्र। ग्राम धन उद्धार, ग्रामोद्धार। गण धन ईश, गणेश। इस तरीके से आपने इन्हें कोशिश करनी है करने की। ये देखो इतने सारे उदाहरण हैं, सारे कर दो, सारे। ये तो इसके बाद देखो वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण भी हैं इसी तरीके से, इन्हें भी करने की कोशिश करनी है आपने। ये सारे के सारे वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण हैं। इसके बाद अब देखो ये वृद्धि स्वर संधि के उदाहरण कम क्यों हैं उसके मुकाबले, क्योंकि ये आते ही कम हैं। जो पूछे गए प्रश्न हैं ये वही प्रश्न हैं जो कि पूछे गए हैं। अलग से बहुत सारे मैंने ऐसे जबरदस्ती उठा के नहीं रखे हैं यहाँ पे, जो पूछे गए प्रश्न हैं वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है। यण स्वर संधि, देखो ये सब हैं यण स्वर संधि के उदाहरण। ये
ऐसे ही है अयादि स्वर संधि, ये सारे उदाहरण हैं अयादि स्वर संधि के। तो यहां तक का टॉपिक आज करते हैं, इसके बाद व्यंजन संधि को मैं आपको कल समझाऊंगा। यहां तक आप अच्छे से कर लो, जितने दिए हैं ना, मतलब रफ कॉपी भर दो अपनी, इतनी मेहनत कर दो कि इन्हें आप पूरा पूरा हल करो गणित की तरह। देखो परसों जो लास्ट वीडियो आई थी उसमें मैंने आपको वर्ण विच्छेद बताया था। तो देखो वर्ण विच्छेद में मैंने आपको यहां तक कुछ बता दिए थे। देखते हैं इनके बाद जो जो बचे हैं तो उन्हें यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि ज्ञानवान। ये देखो ज्ञ कैसे बना होता है, ज और य के मेल से ज्ञानवान बना होता है। तो ज धन य धन आ की मात्रा है तो आ लिख देंगे, न हलंत के साथ फिर अ, व धन आ धन न। यहाँ पर ये गलती हुई है, यहाँ पे हलंत लग के आ अ भी आना चाहिए। इसके बाद पृष्ठभूमि, प धन री, इसके साथ री है, फिर श धन ठ, फिर अ, भ धन उ धन म धन ई। इसी तरीके से इन्हें देख लेना, कर्म है, आदर्श है, प्राप्ति है, मोहन है। तो इन सबको आपने भली भांति समझ लेना है, ठीक है। तो इसके बाद एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ और दिए थे मैंने आपको, बहुव्रीहि, पद्मिनी, द्वितीय, प्रसिद्ध। मुझे आशा है कि आपने ये सब भी अच्छे से कर लिए होंगे। तो ठीक है। तो ये सब देखो, आदर्श, प्राप्ति, मोहन, उद्यान, प्रसिद्ध, बहुव्रीहि, पद्मिनी, द्वितीय, ये सारे के सारे इसमें लिखे हुए हैं। यहां से आप इन्हें देख लेना। बाकी आपको पीडीएफ चाहिए तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, जो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पहले कमेंट में भी मैं इसे पिन कर दूंगा, वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको, टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय में। तो इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं संधि के 3 भेद होते हैं, जिसमें स्वर संधि के बारे में हमने पूरी चर्चा कर ली है। आज हम व्यंजन संधि को पढ़ने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्या है ये व्यंजन संधि। चलिए देखते हैं व्यंजन वर्ण के साथ। देखो इससे पहले हमने स्वर संधि बताया था, तो स्वर संधि क्या होता है, जब स्वर वर्ण का मेल स्वर वर्ण के साथ हो और कोई विकार उत्पन्न हो तो उसे कहते हैं स्वर संधि। मगर व्यंजन संधि में ये होता है कि अगर किसी व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण, या तो व्यंजन वर्ण के साथ स्वर वर्ण हो सकता है, या स्वर वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण, अथवा व्यंजन वर्ण के साथ व्यंजन वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। तो क्या क्या होगा इसमें, उत धन हार, उद्धार, सत धन जन, सज्जन। इस तरीके से ये क्या है, देखो उत धन हार, इसका अंतिम वर्ण जो पहला वाला शब्द है इसका अंतिम वर्ण हमें देखना होता है, और जो द्वितीय शब्द है इसका प्रथम वर्ण हमें देखना होता है। वर्ण विच्छेद इसी दिन के लिए सिखाए मैंने आपको, ये संधि में ही सबसे ज्यादा वर्ण विच्छेद काम आने हैं, तो ध्यान दो। देखो इसका अंतिम वर्ण है त, हलंत के साथ लगा है तो अ नहीं होगा, त होगा। मगर हमने इसका अब देखना है प्रथम वर्ण, तो इसका प्रथम वर्ण होगा ह। याद करो आप इसका वर्ण विच्छेद कैसे लिखोगे, तो वर्ण विच्छेद अगर आपको आ जाए तो फिर आप भली भांति समझ सकते हो कि इसे कैसे लिखा जाएगा और इसका पहला वर्ण क्या है। इसके बाद देखते हैं, देखो तो इस तरीके से ये व्यंजन का मेल व्यंजन से हो रहा है, तो ये है व्यंजन संधि। यहां भी सत में त का मेल ज से हो रहा है, तो ये भी व्यंजन संधि है। इसके बाद देखते हैं, देखो व्यंजन शब्द ये जो है ना, ये जिसमें हलंत लगा है यही व्यंजन का वास्तविक रूप होता है। ये क के नीचे हलंत, ग के नीचे हलंत और ख के नीचे हलंत, ये सब यही वास्तविक रूप होता है व्यंजन का शुद्ध रूप, ठीक है। यानी कि वास्तविक रूप हलंत वाला रूप ही होता है।
इसके बाद अब देखते हैं व्यंजन संधि के क्या क्या नियम होते हैं। देखो कुछ कुछ नियम होते हैं व्यंजन संधि के, उन्हें हम भली भांति समझ लेंगे। बड़े प्यार से मैं बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा कि ये कौन कौन से नियम होते हैं, बस आप ध्यान दीजिए। देखते हैं तो व्यंजन संधि के नियम। वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, यानी कि जो वर्गीय व्यंजन होते हैं उनका जो पहला वर्ण है वो तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। वर्गीय व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं? तो वर्गीय व्यंजन 25 होते हैं, जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, क से लेके म तक। तो इसमें 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं, तो कुल मिला के 5-25 व्यंजन होते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। उन्हीं की मैं चर्चा कर रहा हूँ कि वर्ग के पहले वर्ण कौन कौन से होंगे। पहले वर्ण यही हो सकते हैं, क, च, ट, त, प। तो ये जो 5 वर्ण हैं, अगर इनका मेल किसी स्वर से अथवा किसी वर्ग के तीसरे वर्ण, तीसरे कौन कौन से हो सकते हैं, ग, ज, ड, द, ब, इनसे अगर इनका मेल हो रहा है, या घ, झ, ढ, ध, भ, इनके साथ मेल हो रहा है, अथवा अंतस्थ व्यंजन, याद करिए कौन कौन से होते हैं अंतस्थ व्यंजन, मैंने बताया था य, र, ल, व अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इन्हीं को अर्ध स्वर भी कहते हैं, जिसमें कि य और व को प्राथमिकता दी जाती है। तो ये सब याद करते हुए चलो। तो अंतस्थ व्यंजन से होने पर वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, तीसरे वर्ण यानी कि परिवर्तित क्या होगा, ये परिवर्तित होंगे। किस में परिवर्तित होंगे? ये परिवर्तित होंगे अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में। क क का क के वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है? पहले तो ये क वर्ग में है, ठीक है, खुद के ही नाम पर इसका वर्ग होता है क वर्ग, जिसमें कि 5 वर्ण होते हैं। तो क ख ग, तीसरे नंबर पर ग आ रहा है, तो इसका ये तीसरा वर्ण कहलाएगा। इसी तरीके से च, छ, ज, तो ज इसका तीसरा वर्ण है इसके वर्ग का। इस तरीके से होता है। तो देखते हैं, देखो दिक, देखिए तो कुछ उदाहरण इसके समझाता हूं मैं आपको। देखो दिक धन गज बराबर दिग्गज, कैसे हुआ ये? देखो क का मेल उसी वर्ग के तीसरे वर्ण से हो रहा है, या फिर किसी भी तीसरे से हो, तो इसके अनुसार परिवर्तित हो जाए। ये जो है ये अपने वर्ग के तीसरे में परिवर्तित हो जाएगा। दिक के, देखो क का तीसरा वर्ण होता है, क वर्ग का तीसरा वर्ण होता है ग, तो ये ग में परिवर्तित हो गया दिग्गज, बाकी वैसे ही लिख दिया। ऐसे ही देखो क फिर से परिवर्तित हो जाएगा ग में, तो ये हो गया दिग्विजय। आगे देखते हैं, देखो अच धन अंत, ये किससे मेल हो रहा है? इसका अ से मेल हो रहा है, अंत से नहीं हो रहा है। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। ये मतलब अंत कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपसे कि अंग से इसका मेल नहीं हो रहा है, इसका मेल हो रहा है अ से, क्योंकि ये अंग की जो बिंदी है ना, ये वहीं पर रह जाएगी। तो ये इस तरीके से हो रहा है, तो अ से इसका मेल हो रहा है, अ एक स्वर है, तो च का मेल अ से हो रहा है, तो स्वर के साथ हो रहा है। ये च अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। च वर्ग का तृतीय वर्ण होता है ज, तो ये बना अ ज, आधा ही रहेगा, जिसको ये अ पूरा कर देगा, तो ये हो गया अजंत। इसी तरीके से देखिए सट धन आनन, ट को पूरा करता है आ, ये ट यहां पर ये क्या है? ये स्वर है, ट का मेल स्वर से हो रहा है। ये ट अपने वर्ग का प्रथम वर्ण है, तो ये तृतीय वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तृतीय वर्ण होता है ड, तो ये बन गया सडानन। इसी तरीके से भगवत भजन, ये बन जाएगा भगवत भजन। सत धन भावना, तो ये सद्भावना बन जाएगा। साफ से नहीं दिख रहा है, इसे देख लीजिएगा एक बार, वरना मैं बोल दे रहा हूं सद्भावना। इसके बाद अप धन ब, अप धन ज, तो ये बन जाएगा प परिवर्तित हो जाएगा अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में, तो ये बन जाएगा अब्ज। तो इस तरीके से इन्हें करने की कोशिश कीजिएगा सभी को, ठीक है। अगला नियम मैं आपको बताता हूं, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। हाँ, एक बात आपको बता दूं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया था टेलीग्राम चैनल का, तो आप वहां लिंक में लिंक
मैं क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारे नोट्स जिनसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स आपको वहां पर अवेलेबल हो जाएंगे। देखते हैं, वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन कब होता है। ये वर्ग का पहला वर्ण पांचवें वर्ण में परिवर्तित, देखते हैं इसके बारे में। यदि किसी वर्ग के पहले वर्ण, पहला वर्ण कौन सा है, क च ट त प, यही होंगे। का मेल, का मेल किसी अनुनासिक वर्ण, अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं, अनुनासिक वर्ण होते हैं जिन्हें पंचमाक्षर कहते हैं। अब पंचमाक्षर किसे कहते हैं, पंचमाक्षर वो होते हैं जो वर्गीय व्यंजनों में पांचवें नंबर पर आते हैं। तो कौन कौन से होते हैं ये, क ख ग घ अंग, अंग कहते हैं ना, अंग पांचवें नंबर पर आ रहा है तो कौन सा होगा, अंग। ऐसे य, अण, न, म, ये पांचों ही पंचमाक्षर कहलाते हैं और इन्हीं को हम अनुनासिक वर्ण भी कहते हैं। अगर क च ट त प का मेल अनुनासिक वर्ण से होगा, किससे होगा, अनुनासिक वर्ण से होगा, तो ऐसी स्थिति में ये प्रथम वर्ण, प्रथम वर्ण परिवर्तित हो जाएगा अपने ही वर्ण के पांचवें वर्ण में, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा ये। देखो, तो क च ट त प का मेल किसी अनुनासिक वर्ण कौन कौन से हो सकते हैं, ये सब हो सकते हैं, मगर वस्तुतः केवल न और म लिखा है ना मैंने यहाँ पे, तो आपको बाकी सब याद करने की आवश्यकता ही नहीं है। फिर न और म से ही इनका मेल होगा, क्योंकि ये देखो, अंग का कोई भी शब्द होता नहीं है, य का कोई भी शब्द नहीं होता है, अण से भी कोई शब्द नहीं होता है, न और म ही तो बचे ना। तो इसलिए न और म से जो भी शब्द प्रारंभ होंगे उन्हीं के साथ ये संधि हो सकती है। तो इनसे अगर इनका मेल होता है तो उनके तो क्या होगा कि उनके स्थान पर, किनके स्थान पर, क च ट त प के स्थान पर हम अंग, य, अण, न और म को लिख देंगे। ये इसमें विकार उत्पन्न होता है। जैसे कि देखो, वाक धन मय, इसका मेल हो रहा है म से, म से मेल हो रहा है जो कि पंचमाक्षर है ना, पंचमाक्षर। तो ये पंचमाक्षर है कौन से वर्ग का, प वर्ग का, प फ ब भ म। तो प वर्ग का पंचमाक्षर है, तो वाक, ये जो क का मेल हो रहा है म से, तो क परिवर्तित हो जाएगा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में, तो ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया है। वा, वाड्मय, ठीक है, यहां पर एक बिंदी आनी चाहिए अंग वाली। उत्धन मत, उन्मत, क्या, देखो, उत्धन मत, त का मेल म से, फिर से ये पंचमाक्षर है तो त अपने वर्ग के पांचवें में बदलेगा। ऐसा नहीं है कि म जौन से जिस वर्ग में है उसी वर्ग में बदलेगा, ऐसा नहीं होगा। ये त अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदलेगा, तो त का पांचवा वर्ण होता है त वर्ग का न, तो ये न में परिवर्तित हो गया और ये बन गया उन्मत। इसी तरीके से देखो, फिर से चित धन मय, तो फिर से ये बन जाएगा चिन्मय। ऐसे ही सट धन मुख, सट, ट वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, अण होता है, तो क्षणमुख हो जाएगा ये, क्षणमुख। तत् धन मय बन जाएगा, त अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित होगा तो ये बन जाएगा तन, तन्मय। इसी तरीके से जगतनाथ बन गया जगतनाथ, यहाँ पे गलत हुआ है, ये होना चाहिए जगतनाथ, ये जगन्नाथ, ठीक है, ये त नहीं आएगा, जगन्नाथ होगा ये। छ संबंधी नियम, देखो, बस 5-6 नियम हैं, इन्हें आपको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद व्यंजन संधि में परेशानी बहुत ज्यादा आपको नहीं आएगी। अगर आप इनकी प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो बहुत ज्यादा क्या, बिल्कुल भी आपको परेशानी नहीं आएगी। और इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, इसके बाद नोट्स पढ़ने हैं अच्छे से, ठीक है। ये देखो, छह संबंधी नियम, मैंने जितने क्वेश्चंस कल दिए थे क्या आपने वो सारे के सारे प्रैक्टिस किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो उन्हें प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, भली भांति। देखो, किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? जब भी ऐसे शब्द आ रहे हैं ना तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं। तो ह्रस्व स्वर 4 होते हैं, अ, ई यानी कि छोटी ई, छोटा ऊ और री, 4 ह्रस्व स्वर और आ। अगर इन पांचों का मेल, अगर कभी भी इनमें से किसी भी स्वर का मेल
छ से हो रहा है तो छ से पहले च जोड़ दिया जाता है। जैसे कि देखो क्या है ये, भली भांति यहां पर समझते हैं। स्वधन छंद, इसका अंतिम वर्ण है अ, इसका प्रथम वर्ण है छ, तो छ से पहले च जोड़ दिया जाएगा, ये किसी में परिवर्तित नहीं होगा, ये तो ऐसे ही रहेंगे जैसे थे, मगर परिवर्तित क्या होगा, इसे परिवर्तित कर दिया जाएगा, बीच में च जोड़ दिया जाएगा, तो ये हो गया स्वच्छंद। इसी तरीके से अनुधन छेद, छ से मेल हो रहा है ऊ का, क्योंकि देखो इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो अंतिम में आएगा छोटा ऊ, छोटे ऊ का मेल हो रहा है छ से, तो बीच में च जोड़ दिया जाएगा, ये हो जाएगा अनुच्छेद। इसी तरीके से परिच्छेद और इसी तरीके से विच्छेद। सभी को कोशिश करके देखिएगा कैसे कैसे ये हुए हैं, इनकी प्रैक्टिस कीजिए। या वर्तनी शुद्धिकरण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वर्तनी शुद्धिकरण में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो त संबंधी नियम, अब त के भी कुछ नियम हैं कि क्या क्या है ये नियम, इनके बारे में अब हम जानते हैं। देखो त के थोड़े ज्यादा नियम हैं, 4-5 नियम है इसके, इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। त के बाद यदि, त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है। त के बाद यदि क्या हो, च छ, तो त किस में परिवर्तित हो जाएगा, च में। त के बाद यदि च छ हो तो त का च हो जाता है, यानी कि उत्धन चारण। तो ये जो त है, ये त के बाद क्या आया, च, यहां भी च, यहां छ, तो ऐसी स्थिति में त से यहां पर त का च हो जाएगा, यानी कि जो त है ये परिवर्तित हो जाएगा च में, तो ये उत्धन चारण बन जाएगा, उच्चारण बना है ये ऐसे, ठीक है ना, इस तरीके से ये उच्चारण बन जाएगा। उत्धन चरित, तो ये बन जाएगा, देखो यहाँ पे फिर से गलती हुई है, तो ये बन जाएगा उच्चरित, ये होगा उच्चरित। जगत धन छाया, जगत छाया। सत धन चरित्र, सच्चरित्र। इस तरीके से ये परिवर्तित हो जाएंगे, इन्हें कोशिश करिएगा। देखते हैं त के बाद यदि ज झ हो तो त ज में बदल जाता है। त के बाद क्या हो, ज झ, अगर ज झ होगा तो ये जो फिर से जैसे पुराना वाला नियम, इससे पहले वाला नियम जो मैंने बताया था कि उसमें त के बाद यदि च छ हो तो त च में परिवर्तित हो रहा था, बिल्कुल वही वैसा ही नियम ये भी है कि अगर त के बाद अगर ज झ हो तो त ज में परिवर्तित हो रहा है इस बार, ठीक है। तो सत धन जन, तो त का मेल होने जा रहा है ज से, तो त परिवर्तित हो जाएगा किसमें, त परिवर्तित हो जाएगा ज में, क्योंकि हमने अभी देखा कि त का मेल अगर ज या झ किसी से भी हो तो त ज में परिवर्तित हो जाता है, तो ये बन जाएगा सज्जन, ठीक है, ये बन गया सज्जन। जगत धन जननी, तो त परिवर्तित होगा ज में, क्योंकि इसका मेल ज से हो रहा है, तो ये बन गया जगत जननी। इसी तरीके से विपद धन जाल बन जाएगा विपज्जाल। उत्धन ज्वल, ये उत्धन ज्वल, इसको स्टार मार्क लगा लो, ये बहुत ज्यादा आता है, संधि में बहुत ज्यादा नहीं आता है, मगर ये वर्तनी शुद्धिकरण में बिल्कुल पूछा ही पूछा जाता है। ये देखो उज्जवल, ये उज्जवल में दोनों ही ज आधे होते हैं। अब आपको यहां से समझ में आएगा कि ये आधे क्यों होते हैं। उत का मेल हुआ है, उत एक उपसर्ग है जिसका मेल हुआ है ज्वल से, तो त परिवर्तित हुआ ज में, तो ये आधे ही ज में परिवर्तित होगा, क्योंकि इसमें तो कुछ स्वर है ही नहीं, अगर स्वर होता तो फिर तो ये संधि ही परिवर्तित हो जाती। तो ये इसका मेल हो रहा है ज से, तो उत त परिवर्तित हुआ ज में, तो ये बन गया उज्जवल। इस तरीके से होता है ये शब्द। वर्तनी शुद्धिकरण के लिए कह रहा हूं कि जितने स्टार मार्क लगाने हैं उतने लगा लीजिए, ये प्रश्न आता ही आता है, मतलब कि वो कुछ कुछ टाइम में रिपीट करते रहते हैं, चाहे दूसरे पेपर में देंगे किसी और में दे देंगे, मगर देंगे तो जरूर। देखो उज्झटिका बन जाएगा ये शब्द उत्धन झटिका से, तो त परिवर्तित हुआ ज में, क्योंकि झ आया था, ज या झ आने पर ये ज में परिवर्तित होगा, तो उज्झटिका बन जाएगा ये शब्द। इसी के बाद अगला नियम है त के बाद यदि, ये बहुत आसान नियम है, बिल्कुल आसान नियम है, देखते हैं क्या है। त के बाद यदि ट ड और ल हो तो त क्रमशः ट में परिवर्तित हो जाएगा, या फिर ड होगा तो ड में और ल होगा तो ल में।
मतलब कि अगर त के बाद त का मेल अगर ट से हो रहा है, ड से हो रहा है, ल से हो रहा है, तो त उसी परिस्थिति में ट से परिवर्तित हो जाएगा। जब ट से हो रहा है, जब ड से हो रहा है तो ड में परिवर्तित हो जाएगा, जब ल से मेल हो रहा है तो ल में परिवर्तित हो जाएगा। देखो, वृहत धन टीका, त का मेल ट से हो रहा है तो ट में परिवर्तित होगा और ये बन जाएगा वृहत टीका। तत धन लीन, तो ये त परिवर्तित होगा ल में, त परिवर्तित होगा ल में और ये बन जाएगा तल्लीन। ठीक है, इसी तरीके से उत धन लास, तो ये बन गया उल्लास, त परिवर्तित हुआ ल में, बना उल्लास। त त धन लेख, उत धन लेख, मतलब त का मेल होने जा रहा है ल से, तो त परिवर्तित होगा ल में और ये बन गया उल्लेख। तो इस तरीके से ये शब्द हैं। अब एक चीज मुझे यहाँ पे ये बता दीजिए कि ये शब्द वर्णमाला में भी मैंने एक बार आपको बताए थे, जब वर्णमाला पूरी हुई थी तो अंतिम में मैंने कुछ शब्द बताए थे कि इन्हें हम क्या कहते हैं, द्वित्व व्यंजन, यानी कि ऐसे या द्वित्व शब्द, ऐसे शब्द, ऐसे व्यंजन जो लगातार आए हों किसी शब्द में। तो यहाँ पर आए हैं ना ये तल्लीन, उल्लास, ल और ल दो बार आया है लगातार, ल और ल, यहाँ भी ट और ट लगातार आया है। तो इस तरीके से ये शब्द जो हैं इन्हें द्वित्व व्यंजन भी कहते हैं। आगे देखते हैं, त के बाद यदि श हो, त के बाद यदि श हो तो त का च और श का छ हो जाता है। ये देखिए, त के बाद यदि श हो, श, श कौन सा, ये तालव्य श हो, तो त का च और श छ हो जाता है। मिसाइल लिखा है ना मैंने यहाँ पे, मिसाइल का मतलब यहाँ पे ये था कि मैं आपको कॉन्सेप्ट एक समझाना चाह रहा हूँ। मिसाइल मतलब कि इसको इस तरीके से समझो कि दो तरफ से अगर मिसाइलें आपस में टकराएंगी तो मिसाइलों के टकराने से क्या होगा, मिसाइलों के टकराने से ये होगा कि दोनों ही मिसाइल टकरा के जमीन पे गिर जाएंगी, दोनों का ही रूप परिवर्तित हो जाएगा। वही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि दोनों मिसाइल है, ये समझ लो कि ये त का मेल श से हो रहा है, तो दोनों मिसाइलें आपस में टकराई तो दोनों का ही रूप परिवर्तित हो गया। दोनों का ही कूड़ा कचरा बचेगा ना, फिर उसका मलबा बचेगा। तो त परिवर्तित हो गया है अपने, त परिवर्तित हुआ च में और श परिवर्तित हुआ है छ में, ये इनका मलवा है। अब देखते हैं, देखो, उत धन श्वास, तो ये बन जाएगा उच्छ्वास। इसी तरीके से सत धन शास्त्र को भी देख लीजिएगा, ये त संबंधी नियम है। त संबंधी अंतिम नियम हम देखने जा रहे हैं। अब क्या है ये अंतिम नियम, देखते हैं। देखो, त के बाद यदि ह हो, फिर से यहां पर भी मिसाइल कॉन्सेप्ट आना है। देखो, त के बाद यदि ह हो तो त के स्थान पर द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। त के स्थान पर आएगा द और ह के स्थान पर ध हो जाता है। कैसे होगा, देखो, तत धन हित, फिर से मैंने कहा मिसाइल कॉन्सेप्ट है, तो त का मेल हो रहा है ह से। पहली बात तो ये बताओ, हित में आपको समझ में आ रहा है कि ये हित में ह ही है पहला वर्ण, ई तो नहीं है ना, छोटी ई नहीं है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। क्योंकि जब इसका वर्ण विच्छेद आप लिखोगे तो ह धन छोटी ई धन त, ह कहने का मतलब मेरा हलंत के साथ है, तो ह धन छोटी ई धन त हलंत के साथ फिर अ, तो सबसे पहले क्या आ रहा है ह, तो त का मेल हो रहा है ह से, तो मिसाइल कॉन्सेप्ट लगेगा, तो त और ह दोनों ही परिवर्तित हो जाएंगे। त परिवर्तित होगा द में और ह परिवर्तित होगा ध में, तो तत धन हित, द और ध लिखा है, ये द और ध, यहाँ इसके नीचे तो जो ध है ये, तो तत धन हित बन जाएगा तद्हित। करने की कोशिश करनी है इसे उसी तरीके से। यहाँ पर कैसे करोगे इसे, यहाँ से ऐसे नीचे को एरो लाओगे, ये ठीक है, इससे भी, फिर ये ह से भी, ठीक है, यहां से लिखोगे कि इसका वर्ण क्या है, त, यहां पर, ठीक है, इसका वर्ण है ह, फिर एक एरो और फिर उनके नीचे से परिवर्तित किस में होगा, त च में, ह किस में होगा, छ में, फिर शब्द बनाने की कोशिश करनी है। ये सब स्टेप्स होने चाहिए आपके करने के लिए। इसी तरीके से देख लेते हैं, देखो, उत धन हार बन जाएगा उद्धार और उत धन हृत बन गया उद्धृत। उद्धृत मतलब होता है कोई चीज अगर हम मान लो, ये शब्द ऐसे भी प्रयोग किया जाता है अगर
कोई पंक्तियां हमने किसी काव्य संग्रह से ली हैं तो तब हम कह सकते हैं कि ये पंक्तियां उस काव्य संग्रह से उद्धृत हैं। तो ये होता है इसका अर्थ, इस तरीके से इसको प्रयोग किया जाता है। अगला देखते हैं, अब है म संबंधी नियम। क्या है ये म संबंधी नियम? म संबंधी नियम काफी आसान है, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। देखो, यदि म का मेल यदि किससे, क से लेके म तक किसी भी व्यंजन वर्ग से होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है, उस वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाएगा। देखो, म का मेल क से म तक किसी भी व्यंजन वर्ग में होने पर म उसी वर्ग के पंचमाक्षर में बदल जाता है। पहले तो ये बताओ, क से लेके म तक के वर्णों को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं स्पर्श व्यंजन, और इन्हीं को वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। इनकी संख्या 25 होती है। इनसे अगर इनका मेल होगा तो म पंचमाक्षर में बदल जाएगा। वस्तुतः यह पंचमाक्षर अंतिम में अनुस्वार में ही बदल जाता है। कैसे बदलता है, अभी मैं आपको ये करके दिखाता हूं कैसे ये होता है। एक मिनट। ठीक है, देखते हैं। देखो, समधन कलन, समधन कलन, तो ये बनेगा। देखो, म का मेल हो रहा है क से, तो म अपने वर्ग, म परिवर्तित हो जाएगा इस वर्ग के, कौन से वर्ग के? क जिस वर्ग का है इसके पंचमाक्षर में। तो क्या बन जाएगा? इसका पंचमाक्षर होता है अंग, तो ये बन गया। देखो, सम, स ऐसे ही रहेगा, म की जगह आ गया अंग हलंत के साथ, क्योंकि ये भी हलंत के साथ है, तो कलन ऐसे ही लिख देंगे। तो ये हो गया संकलन, इसे भी संकलन ही पढ़ा जाएगा। मगर ये जो ये है ना अंग हलंत के साथ, तो ये यहां से यहां चढ़ जाता है। पंचमाक्षर कॉन्सेप्ट एक दिन बताया था मैंने आपको ये, अगर समझ में ना आया हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं फिर से इसे समझा दूंगा। तो ये हलंत, ये जो है हलंत के साथ जो पंचमाक्षर आया है, अगर यहाँ पर क ख ग घ ये हो, मतलब कि उस वर्ग के 4 वर्ण हो, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ, तो ये कहाँ चढ़ जाएगा? इसके पहले वाले वर्ण के ऊपर, यहाँ पर लिख दिया जाएगा ये संकलन। इसी तरीके से समगति, फिर से ये देखो क्या होगा, म का मेल हो रहा है ग से, ठीक है, तो ये म का मेल ग से हो रहा है, तो ये ग क वर्ग का वर्ण है, तो ये क वर्ग के पंचमाक्षर में बदलेगा। क वर्ग का पंचमाक्षर क्या होता है? ये देखो, क वर्ग का पंचमाक्षर होता है अंग, तो ये संगति, ये जो अंग है ये फिर से ऊपर लिख दिया जाएगा और ये हो जाएगा संगति, यहाँ ऊपर आ जाएगा इस तरीके से ये, ठीक है। इसी तरीके से समधन चय, तो म परिवर्तित होगा च वर्ग के पंचमाक्षर में, वो होता है ये, और ये हो जाएगा इस तरीके से संचय। परम धन तू, ये बन जाएगा परंतु, ठीक है। ये न में परिवर्तित हुआ, म त वर्ग के पंचमाक्षर यानी कि न में परिवर्तित हुआ, और फिर ये हो जाएगा, ये अनुस्वार में परिवर्तित हो जाएगा यहाँ, समधन पूर्ण संपूर्ण। इन्हें देख लीजिएगा। एक नियम और है, म का मेल यदि, म का मेल यदि यर लव श श श ह, यर लव कौन कौन क्या होते हैं? इनका नाम कुछ होता है, इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। श श श ह इन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से रिपीट करो, श श श ह को कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है, ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है इन्हें। तो म सदैव अनुस्वार में बदल जाता है, यानी कि इनका मेल अगर इनसे होगा तो म अनुस्वार में बदल जाएगा। अनुस्वार किस में लगेगा? इसी के साथ लगेगा, ठीक है। ये देखो, समधन योग बन जाएगा संयोग, समधन लाभ बन गया संलाप। इसी तरीके से देखो, समधन क्षय तो बन जाएगा संशय। देखो, म का मेल हुआ ऊष्म संघर्षी व्यंजन से, तो म परिवर्तित होगा अनुस्वार में और ये बन गया सम, समधन क्षय मिलके बन गया संशय। इसी तरीके से समधन हार संहार, समधन रक्षक संरक्षक, समधन विधान संविधान। ये वाला थोड़ा पूछा जाता है, इसको ध्यान दीजिएगा। समधन विधान, इसका वर्ण विच्छेद करने, इसका संधि विच्छेद करने को पूछा जा सकता है कि इसको हम कैसे तोड़ेंगे, तो ये बताना है। समधन सार बन जाता है संसार। इसके बाद देखो, म के बाद
म आने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये एक नियम मैंने यहाँ पे लिखा है। ये नियम इसलिए लिखा है क्योंकि आपको किताबों में मिल जाएगा तब लिखा है, वरना इसका यहाँ लिखने का कोई औचित्य है नहीं। मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ, मैं यहाँ इसे नहीं लिखना चाहता था, इसीलिए लिखा है कि बाद में आपको होगा कि हमें पढ़ाया तो सही आपने, मगर ये चीज तो छोड़ दी। मैंने इसलिए लिखी है, मैंने यहाँ पे काटा भी है ना, ये देखो, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे काटा हुआ है। तो सम धन मान, यानी कि सम्मान यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा। तो परिवर्तन नहीं हो रहा है तो संधि किस बात की, फिर की संधि नहीं हुई। क्योंकि संधि की परिभाषा ही हम क्या देखते हैं, जब दो वर्णों के बीच कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसी को संधि कहते हैं। मगर यहाँ तो कोई विकार उत्पन्न ही नहीं हो रहा, तो विकार उत्पन्न नहीं हो रहा तो किस बात की संधि, संधि नहीं होनी चाहिए। मगर फिर भी पेपर में पूछ ली जाती है तो फिर कुछ नहीं किया जा सकता। और पेपर में अगर नहीं भी पूछी जाए तो फिर आपको बहुत सारी किताबों में दिख जाएगी, फिर आप कहेंगे कि ये तो हमें पढ़ाया ही नहीं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ। ऐसे मेरे नोट्स में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जिनका पक्षधर मैं नहीं हूँ, जो कि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है, मगर फिर भी आपको किताबों में मिल जाएगा, इसलिए मैं उसको दिखा दूंगा आपको अपने नोट्स में, मगर उसको काट दूंगा कि ये मैं तो इसका समर्थक नहीं हूँ, मेरे हिसाब से तो ये चीज गलत है, मगर फिर भी किताबों में है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। गलत है तो उसका स्पष्टीकरण भी मैं दे रहा हूँ ना, कि इसका कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हो रहा। तो हमने परिभाषा ही क्या पढ़ी थी, जब दो वर्णों के बीच कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसी को तो हम कहते हैं ना। मगर यहाँ कौन सा विकार उत्पन्न हो रहा है, तो कोई विकार उत्पन्न नहीं, तो संधि नहीं कहलानी चाहिए। तो देखते हैं, देखो, समधन मान सम्मान बन जाएगा, समधन मति सम्मति, कोई परिवर्तन ही नहीं है, कोई बिल्कुल आसान नियम है, तो आप इसे समझ जाओगे। देखो, अंतिम नियम हम पढ़ने जा रहे हैं, स संबंधी नियम। स से संबंधी कौन सा नियम होता है, स से पहले आ से भिन्न स्वर हो तो स श हो जाता है। स से पहले अगर क्या हो, आ से भिन्न स्वर, स से पहले अगर आ से भिन्न स्वर हो तो स श हो जाता है। आ से भिन्न स्वर कौन कौन से हो सकते हैं, तो नौ स्वर हो सकते हैं जो आ से भिन्न हो। देखो, ये स है, इससे पहले कौन सा स्वर है, ई, छोटी ई है ना, इसका वर्ण विच्छेद करोगे तो व हलंत धन छोटी ई, तो ई का मेल हो रहा है स से, तो ये बनेगा विषम। ऊ का मेल स से हो रहा है, स से पहले छोटा ऊ है, भिन्न स्वर आया है, अ से भिन्न स्वर है, तो ये बन जाएगा सुषमा। इसी तरीके से विषाद बनेगा ये, ठीक है, वी धन साध बराबर विषाद। इस स में, इस वाले श में और इस वाले स में क्या परिवर्तन होता है, मुझे बता दीजिए। दोनों का उच्चारण स्थान क्या होता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि दोनों का उच्चारण स्थान कौन कौन सा होता है, दोनों में क्या अंतर है, ये बताइएगा। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, व्यंजन संधि पर अपने टॉपिक को फिनिश करते हैं। इसके बाद एक विसर्ग संधि बचा है जो कि मैंने आपको कराना है। ये देखिए, इसके नोट्स तैयार हैं, बस कल आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी। आप इन्हें देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। चलिए, ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद विजय में। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं स्वर संधि और व्यंजन संधि के बारे में। आज संधि का पार्ट 3 वीडियो ये आपको मिलने जा रहा है, जो है विसर्ग संधि के बारे में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं विसर्ग संधि। क्या होती है ये विसर्ग संधि, देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको स्वर संधि और व्यंजन संधि बताया था। तो स्वर संधि क्या थी, जल्दी से बता दो कि स्वर संधि में जब स्वरों का मेल स्वरों के साथ होता है और कोई विकार उत्पन्न होता है तो उसे स्वर संधि कहते हैं। और इसी तरीके से अगर कभी किसी स्वर का मेल व्यंजन के साथ, किसी व्यंजन का मेल स्वर के साथ, या फिर किसी व्यंजन का मेल व्यंजन के साथ होता है और कोई विकार उत्पन्न होता है, तो वैसी स्थिति में उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि अगर किसी विसर्ग का मेल कभी किसी स्वर से या फिर किसी व्यंजन से हो तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, मगर विकार उत्पन्न होना जरूरी है। जब भी संधि, देखो, बात यह है कि संधि तभी कहलाएगी जब दो वर्णों के बीच विकार उत्पन्न होगा। हमने संधि की परिभाषा ही यही पढ़ी है कि दो वर्णों के बीच विकार उत्पन्न होता है तो उसी को संधि कहते हैं। तो देखते हैं, देखो संधि क्या होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखो, विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन का मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो जो विकार उत्पन्न होता है किसका किसका, जब व्यंजन के बाद या तो स्वर आए या व्यंजन आए और उनका मेल हो, कोई विकार उत्पन्न हो, तो उसी को हम विसर्ग संधि कहते हैं। देखो, इसमें
ये कुछ उदाहरण यहाँ पे दिखाए गए हैं, जैसे कि नी धन आहार। क्या है ये? नी धन आहार, तो ये बन गया है निराहार। इसी तरीके से तप धन भूमि, तपोभूमि, और दु धन आशा बन गया दुराशा, और मन धन योग बन गया मनोयोग। तो इस तरीके से ये कुछ उदाहरण हैं। अभी बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे कैसे ये बने हैं, कैसे कैसे इनमें परिवर्तन हुआ है, ये समझने की अभी आवश्यकता नहीं है। अभी मैं इनके नियम बताने जा रहा हूँ, फिर आपको आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ये कैसे कैसे परिवर्तित हुए हैं। आगे देखते हैं, देखो विसर्ग संधि के प्रमुख नियम क्या क्या है। विसर्ग संधि के प्रमुख नियम देखते हैं। देखो विसर्ग संधि के प्रमुख नियमों में पहला नियम आ जाता है विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना। विसर्ग का ओ में परिवर्तित हो जाना। यदि विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले हो और बाद में अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण अथवा य र ल व ह हो, तो विसर्ग का ओ हो जाता है। देखो क्या है, विसर्ग से पहले होना चाहिए ए। वर्ण विच्छेद आपको सिखाया था, अगर नहीं सीखा है अभी अच्छे से तो वर्ण विच्छेद वाली वीडियो को फिर से दोबारा से देख लो, और फिर वो आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ये, मैं कैसे ये कह रहा हूं कि इसका अंतिम वर्ण अ है, किस तरीके से। देखो जैसे कि पयः में विसर्ग से पहले अ है, तब आप समझ पाओगे, क्योंकि पयः जब हम यहाँ पे लिख रहे हैं तो इसका वर्ण विच्छेद होगा प हलंत के साथ, धन धन अ, फिर य हलंत के साथ, फिर अ, तो उसके बाद है ये विसर्ग। तो विसर्ग से पहले आ रहा है अ, इस तरीके से ये समझना है। ठीक है, तो विसर्ग से पहले अ और बाद में अ अथवा प्रत्येक वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण। प्रत्येक वर्ग यानी कि कितने वर्ग होते हैं, जल्दी से बताओ कितने वर्ग होते हैं। अगर आपको पता हो और ध्यान से पढ़ा हो तो जरूर पता होना चाहिए कि कितने वर्ग होते हैं। तो 5 वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं, तो 5 में से 25 वर्ण हो गए, जिन्हें स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं और वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। तो इन्हीं का तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण, जैसे कि क वर्ग में एक उदाहरण देके मैं आपको समझाता हूँ। क वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, क ख ग घ अ। तो तीसरे नंबर पर ग, फिर चौथे पर घ और अंग। तो इस तरीके से तीसरा चौथा पांचवा वर्ण ये हैं। य र ल व, इन्हें हम अंतस्थ व्यंजन भी कहते हैं, और इसके बाद ये ह आ गया है जो कि ऊष्म संघर्षी व्यंजन में से है। तो इनका मेल जब होता है तो ये ओ में परिवर्तित हो जाता है। देखो जैसे कि पहला उदाहरण यहाँ पर, ये गलत लिख दिया था मैंने, ये गलत है। मना धन अनुकूल, यहाँ पर ये परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इस वाले उदाहरण को आप भूल जाओ। इसके बाद अगला देखते हैं। देखो तप धन बल, तो ये बन जाता है तपोबल। ये जो विसर्ग है ये ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ओ में कब ये परिवर्तित होगा, देखो तो विसर्ग से पहले है अ, प के साथ में कोई भी मात्रा नहीं लगी है, तो ऐसी स्थिति में प के साथ अ मिला हुआ है, तो तपह में अ है अंतिम वर्ण, यानी कि विसर्ग से पहले अ है और विसर्ग के बाद है ब, जो कि प वर्ग का कौन सा वर्ण होता है, प फ ब। तो कौन सा वर्ण हुआ ये, तीसरा वर्ण। ठीक है, इसी तरीके से अगर चौथा होता, पांचवा होता, तो तब भी ये ओ में ही परिवर्तित होता, या फिर य र ल व ह में से कोई होता तो तब भी ये अ में ही ये ओ में ही परिवर्तित होता। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण था जो कि यहाँ पर पीडीएफ में नहीं आ पाया, यह है तपा धन भूमि, तो ये बन जाएगा तपोभूमि। आगे देखो पय धन धन, पय धन धन, तो ये बन जाएगा पयोधन। ये विसर्ग ओ में परिवर्तित हुआ है। इसी तरीके से मन धन योग बनेगा मनोयोग। मन धन योग क्या बनेगा, मनोयोग। इसी तरीके से देखो अध धन गति, तो ये बन जाता है अधोगति। वय धन वृद्ध, वयोवृद्ध। पय धन द, पयूद। मन धन रथ, मनोरथ। मन धन हर बन जाएगा मनोरथ। ये इसके कुछ उदाहरण हैं, इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो विसर्ग से पहले, जैसे कि वयोवृद्ध में अगर मैं आपको समझाऊं तो ये क्या है, विसर्ग से पहले अ है, य में कोई भी मात्रा नहीं लगी तो माना जाएगा कि इसके साथ अ है, और विसर्ग से पहले अ और बाद में क्या है, व। ये है य र ल व में, यानी कि क्या अंतस्थ व्यंजन जो भी हैं वो सब इसमें आ जाते हैं। तो विसर्ग से पहले अ और विसर्ग के बाद अंतस्थ व्यंजन, तो विसर्ग ओ में परिवर्तित होगा और ये बन गया वयोवृद्ध। इसी तरीके से देखते हैं, देखो कुछ इसके अपवाद हैं, इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अपवाद क्या क्या है इसके, कि जब भी पुनः और अंतः का
मेल होता है कभी इसी नियम के साथ साथ, इसी नियम में जब भी पुनः और अंतः को रखा जाता है तो विसर्ग ओ की जगह र में परिवर्तित हो जाता है। देखो पुनः धन मुद्रण, ये देखो पुनः धन मुद्रण, ये नियम के अनुसार इसने ओ में परिवर्तित होना था मगर ये र में परिवर्तित हो जाता है और ये बन जाता है पुनर्मुद्रण। फिर पुनर्धन जन्म, पुनर्जन्म बन जाएगा अंतः धन धान, ये बन जाता है अंतर्धान, अंतर्धान और अंतर्धन अग्नि, अंतराग्नि। तो इस तरीके से ये परिवर्तित होते हैं। ये कुछ अपवाद हैं, अपवाद भी आपको याद रखने हैं। देखो ध्यान दो, सामान्य प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे मगर अपवाद पर, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता होता है कि ये अपवाद हैं, बच्चों ने नियम पढ़ा होगा तो वो अपवाद से ही क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं, तो इनको ध्यान दीजिए आप। ये क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। ये जो अपवाद वाले जो आते हैं ना, तो ये इनके चांसेस बढ़ जाते हैं प्रश्नों में आने के। इसके बाद देखते हैं विसर्ग का र हो जाना। विसर्ग र में कब परिवर्तित होता है, इसके बारे में चर्चा करते हैं कि यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो, विसर्ग के पहले अ या आ हो, माफी चाहूंगा, विसर्ग के पहले अ या आ को छोड़कर कोई दूसरा वर्ण हो, यानी कि नौ वर्ण, नौ स्वर हो सकते हैं। कौन कौन से? ई उ री ए ऐ ओ औ। और अंग अह को हम इसमें गिनती नहीं करेंगे क्योंकि 11 के अंदर ये हम इनको 11 में ही लेंगे, तो 9 ही वर्ण यहाँ पर आएंगे। तो अ आ को छोड़कर कोई भी आ सकता है और इसके बाद जो दूसरा वर्ण हो वो दूसरा वर्ण आ उ या फिर तीसरा चौथा पांचवा वर्ण या फिर य र ल व। देखो यहाँ ह नहीं है, ध्यान देना, यहाँ ह नहीं है, तो य र ल व में से कोई हो तो विसर्ग र हो जाता है, विसर्ग र में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि निह धन आशा निराशा, निह धन धन निर्धन, निह धन बल निर्बल। देखो क्या हुआ है ये कि विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न स्वर आया है। देखो इससे पहले हम जब देख रहे थे यहाँ पर, ये देखो विसर्ग से पहले पय, विसर्ग से पहले पय में अगर हम देखें इसमें, ये पय धन द, इस वाले में तो विसर्ग से पहले कोई भी मात्रा नहीं है। यह के साथ कोई भी किसी भी स्वर का मात्रिक रूप यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। आपको प्रत्यक्ष रूप से जो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर यह माना जाएगा कि विसर्ग के साथ य के साथ अ लगा हुआ है। ये माना ही सिर्फ नहीं जाएगा, लगा ही है। अभी के लिए अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है कि आप इसको मान लो कि हाँ यहाँ पर अ लगा है, तब तो ठीक ही है। और अगर नहीं आ रहा तो आप ये मान लो कि जहां पर आपको कोई भी मात्रा नहीं दिखे, जैसे कि आ का डंडा नहीं दिखे, ऊ नीचे से लगा हुआ नहीं दिखे, बड़ा वाला ऊ नहीं दिखे, तो वैसे केस में विसर्ग ये व्यंजन के साथ अ लगा हुआ होता है। इसके बारे में देखते हैं। देखो नि धन बल, तो यहाँ पर क्या है, विसर्ग से पहले ई की मात्रा है, तो ये विसर्ग से पहले अ से भिन्न स्वर आया है और विसर्ग के बाद क्या है, तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण है, तो ये र में परिवर्तित हो जाएगा विसर्ग और ये बन जाएगा निर्बल। इसी तरीके से नि धन जन बन जाता है निर्जन। सारे उदाहरण इसी तरीके से देखो, नि धन धारण निर्धारण, दू धन बल दुर्बल, दू धन जन दुर्जन। इन सबको कोशिश कीजिएगा। देखो ये देखो विसर्ग से पहले दू धन जन वाले में समझा रहा हूं कि विसर्ग से पहले ऊ की मात्रा है, यहाँ पर ऊ की मात्रा है देखो विसर्ग से पहले, और विसर्ग के बाद तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण है, तो ये परिवर्तित हो जाएगा र में, तो ये बन गया दुर्जन। इसी तरीके से दो धन उपयोग दुरुपयोग, बही धन मुख बहिर्मुख में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखते हैं। देखो विसर्ग का श हो जाना, यानी कि विसर्ग जब श में परिवर्तित हो जाता है। सबसे पहले तो ये बताओ कि ये जो श है इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इस वाले श का उच्चारण स्थान क्या होता है, जो आपको सामने दिख रहा है। ये जो नियम मैं आपको बता रहा हूं कि विसर्ग का श हो जाना, ये वाला जो श है इसका उच्चारण स्थान जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। देखो यदि विसर्ग के पहले कोई स्वर हो, यानी कि कोई भी स्वर हो सकता है, 11 के 11 स्वर हो सकते हैं, और बाद में च छ या श हो, तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है, विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। अब देखो यहाँ पर मुझे बताना आवश्यक है, इसलिए मैं बता देता हूं कि ये श का उच्चारण स्थान कौन सा है, क्योंकि समझाने के लिए आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि अब तक आपने कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा, और अगर नहीं लिखा है तो अब लिख दो कि ये कौन सा श है, इसका उच्चारण स्थान कौन सा है। तो ये जो श है ये है तालव्य श,
ये तालु से बोला जाता है। तालु मुख के कौन से हिस्से में होता है ये मैंने आपको वर्णमाला में भली भांति समझाया है। अब आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि श ये तालु कहां पर होता है और श बोलने में हमारी जीभ कहां पर लगती है। तो जब मैंने आपको उदाहरण दिया था कि जब हम कोई भी गाजर मूली ऐसी वाली चीज खाते हैं तो जब हमारे जबड़े के मतलब जो आगे का हिस्सा है जबड़े का उसमें ऊपर जो लगता है ना वो जब टूट के लग जाता है कई बार गलती से तो वही होता है तालु। तो देखो इसी तरीके से निह धन चिंत विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है तो उसी तरीके से आया है और विसर्ग के बाद ये है च। यहां पर पहला वर्ण च है कि ई है, विसर्ग के बाद ई है या फिर च है। ध्यान दो विसर्ग के बाद च है ई नहीं है। अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो पहले च आएगा। जब आप इसे बोल के भी देखोगे तो तब आप इसे ऐसे बोलोगे, अगर हल्के से बोलो चिंत चिंत, पहले च आ रहा है ना, तो वही आपको समझना है कि पहले यहां पर च आएगा। तो ये क्या होगा ऐसी स्थिति में विसर्ग श में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से श में परिवर्तित होगा, यह है तालव्य श। इसी तरीके से निधन छल बन जाता है निश्चल। फिर से यहाँ पर विसर्ग तालव्य श में परिवर्तित हो गया। इसको सहारा देने के लिए कोई भी स्वर नहीं है इसीलिए ये आधा लिखा जा रहा है। ऐसे ही ये देखो दुधन शासन दुशासन और दुधन चरित्र दुष्चरित्र, ये सारे इसके उदाहरण हैं कि कब कब विसर्ग श में परिवर्तित होता है। कौन से श में परिवर्तित होता है, तालव्य श में परिवर्तित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कि विसर्ग इस श में कब परिवर्तित होता है, श ये वाले में। ठीक है, तो ये है मूर्धन्य श, ये मूर्धा से बोला जाता है। श श बोल के देखो आपको पता लगेगा कि जब हम ये श बोलते हैं तो ये मूर्धा से बोला जाता है। हमारी जीभ मूर्धा पर टकराती है। मगर अधिकतर हम लोग अब जो संस्कृत पढ़ते हैं तो वो इसको बोलने में सक्षम होते हैं, या फिर जो इलाहाबाद के आसपास के लोग होते हैं वो इस स का उच्चारण भली भांति कर लेते हैं, मगर और लोग अब इस श को नहीं बोल पाते हैं। हमारी जीभ इतना सक्षम ही नहीं होती कि हम इस श को मूर्धा से बोल पाए। अधिकतर लोग नहीं बोल पाते हैं। अगर आप कोशिश करके देखेंगे तब आपको पता लगेगा, और अगर आप बोल ले रहे हैं श से तब तो आप काबिले तारीफ हैं। देखते हैं, देखो विसर्ग के पहले ई उ और बाद में क ख ट ठ और प फ में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग श हो जाता है। तो विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि निधन कपट, निधन कपट तो ये हो जाता है निष्कपट। निधन कंटक ये हो जाएगा निष्कंटक। विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो रहा है। फिर से इसे सहारा देने के लिए कोई भी स्वर नहीं है, इसीलिए ये सब में आधा आधा लिखा जा रहा है। निधन कंटक निष्कंटक हुआ है। इसी तरीके से देखो धनु धन टंकार धनुष टंकार और निधन निधन ठुर निष्ठुर। विसर्ग के पहले कोई भी स्वर आ सकता है और विसर्ग के बाद क ख ट ठ और प फ आए तो ऐसी स्थिति में विसर्ग श में परिवर्तित हो जाता है मूर्धन्य श में। तो ये सारे इसके उदाहरण हैं। मगर एक इसका अपवाद है दुह धन ख। देखो विसर्ग है, विसर्ग के बाद मैंने कहा था क ख ट ठ और प फ में से कोई वर्ण आना चाहिए, तो यहाँ पर भी आया हुआ है। ख है विसर्ग के बाद और विसर्ग से पहले एक स्वर है छोटा ऊ, मगर फिर भी यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो ये दुख ऐसे ही लिखा जाता है। हालांकि यहाँ पर संधि है ही नहीं, यहाँ पर संधि नहीं है, इसे हम संधि नहीं कहेंगे क्योंकि कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ है। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग का स हो जाना। जब हम सामान्य लिखते हैं, साधारण लिखते हैं, सरल लिखते हैं, उसमें जब हम श लिखते हैं तो ये वो वाला ये श है, दंतमूल से बोला जाता है श स स स। एक है श जो कि हम तालव्य से बोलते हैं और एक ये है जो कि दंतमूल से बोला जाता है। तो विसर्ग का स हो जाना, विसर्ग के बाद यदि त थ या स हो तो विसर्ग स हो जाता है। जैसे कि नम धनते, नम धनते तो ये हो जाएगा नमस्ते। देखो विसर्ग के बाद त था और स आना चाहिए, तो विसर्ग के बाद त आया है और विसर्ग से पहले कोई भी
स्वर आ सकता है। तो विसर्ग से, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं है, माफी चाहूंगा इसके लिए, कि विसर्ग के बाद तो केवल लिखा है, मगर विसर्ग से पहले लिखा जाएगा। विसर्ग से पहले कोई भी स्वर आ सकता है, और विसर्ग के बाद त थ या स हो तो विसर्ग स में परिवर्तित हो जाता है, जो कि आधा ही रहेगा। फिर से इसे सहारा देने के लिए कोई नहीं है। कोई सहारा देने की बात को आप समझ पा रहे हो? सहारा देना मतलब कि कोई स्वर नहीं है जो कि इसको पूरा कर सके, इसलिए ये आधा ही लिखा जाएगा। या तो ये न म स को लिखेंगे तो हलंत के साथ लिखते हैं, उसके बाद फिर ते लिखेंगे, मगर उसको मानक रूप नहीं माना जाता है, इसलिए हम इसे इसी तरीके से लिखते हैं। आधा स लिखना ही चलन में है, तो ऐसा ही लिखा जाएगा। मन धनताप मनस्ताप हो जाता है। विसर्ग से पहले आ या फिर कोई भी स्वर आ सकता है। यहाँ पर तो आ की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर देखो, विसर्ग से पहले आया है और विसर्ग के बाद त आया है, तो विसर्ग स में परिवर्तित हो गया है। मनस्ताप, दूध अंतर, तुस्तर, निधन तेज, निस्तेज, इसी तरीके से निधन संताप, निस्संताप, और दूधन साहस, ये हो गया दुस्साहस। और इसी के साथ हमारा ये वाला नियम पूरा होता है। इसके बाद हम अगले नियम की बात करते हैं कि विसर्ग का लोप हो जाना। कुछ कुछ परिस्थितियां ऐसी भी होती हैं जब विसर्ग का लोप हो जाता है। कब होता है ये विसर्ग का लोप, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, यदि विसर्ग के बाद र हो, विसर्ग के बाद ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल, और पूरे ध्यान से, जो सामने आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसे पढ़ते हुए चलिए। और इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। यदि विसर्ग के बाद र हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है और उसके पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। पहले का स्वर दीर्घ हो जाता है। लघु स्वर और दीर्घ स्वर मैंने आपको बताए हैं। तो ये जो लघु स्वर है ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा। निधन रोग बन जाएगा निरोग। विसर्ग का तो हो गया है लोप, और जो पहला वाला स्वर था विसर्ग से पहले, नी, छोटी नी थी, तो ये बड़ी नी में परिवर्तित हो गई है। देख लो यहाँ पर। इसी तरीके से निधन रस, तो ये हो गया नीरस। ठीक है, तो छोटी नी थी, ये बड़ी नी में परिवर्तित हो गई, विसर्ग का लोप हो चुका है, तो ये बन गया है नीरस। एक और इसी में नियम है, विसर्ग के लोप में ही यहाँ पर भी विसर्ग का लोप हो जाता है। यदि विसर्ग के पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे कि अतः धन एव, मैंने कहा कि विसर्ग से पहले अ या आ हो और विसर्ग के बाद कोई भिन्न स्वर हो। देखो, विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या है, अ है, और विसर्ग के बाद है ए, तो भिन्न स्वर है। तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है, तो ये हो जाता है अतः धन एव अतएव। मगर इसका उदाहरण यही है, काफी खोजने पर भी मुझे इसके उदाहरण नहीं मिल पाए, तो आप इसका उदाहरण ही याद रखिए। आपको ये नियम याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, वैसे नियम ये था। ठीक है, तो ये इसके काफी सारे उदाहरण आपको संस्कृत में मिल सकते हैं, मगर हिंदी में इसके उदाहरण नहीं मिलते हैं। आगे देखते हैं, विसर्ग में परिवर्तन न होना। कुछ कुछ स्थितियां ऐसी भी होती हैं कि जब विसर्ग में परिवर्तन ही नहीं होता है। तो कब होता है कि विसर्ग में परिवर्तन ही ना हो? हालांकि देखो, मैंने यहाँ पर काटा है, इसको मैं फिर से काट देता हूं। देखो, विसर्ग में परिवर्तन ही न होना, तो जब विसर्ग में परिवर्तन ही ना हो, यानी कि कुछ परिवर्तन ही नहीं आए दोनों शब्दों में, वो साथ में ऐसे ही जुड़ जाए, तो उसे संधि नहीं कहेंगे फिर, क्योंकि जब कोई विकार ही उत्पन्न नहीं हो रहा। मैंने शुरुआत में जब ये वीडियो स्टार्ट हो रही थी तब भी मैंने ये बताया था आपको कि अगर कोई विकार उत्पन्न नहीं होगा तो उसे संधि नहीं कहा जाएगा। मगर फिर भी आयोग ने इन प्रश्नों को कई बार पूछ दिया है। ये आयोग की गलती ही कहूंगा मैं, मगर पूछा है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको वहां पर द्वंद नहीं करना है कि नहीं जी ये तो संधि है ही नहीं, क्योंकि वहां पर आपको नौकरी चाहिए। सबसे पहली जरूरत आपकी यह है कि आपको नौकरी चाहिए। तो अगर अब, हाँ, मैं यही कहूंगा कि अगर वो गलत कह रहे हैं कि हाँ, वो ये कह रहे हैं कि हाँ यही सही है, तो आप कह दो कि हाँ यही सही है सर, हम यही कर देंगे पेपर में, ये हमारा दुख है, मगर मजबूरी ही कहेंगे, आपको ये पढ़ना पड़ेगा। विसर्ग में परिवर्तन न होना, यदि विसर्ग के बाद अ हो और बाद में क या प हो तो विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता। जैसे प्रातः धन काल, तो ये हो जाता है प्रातः काल। अंतः धनपुर, अंतःपुर। हाँ, यहीं पर एक प्रश्न है आपके लिए, अंतःपुर यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसका अर्थ, अंतःपुर का अर्थ क्या होता है, मुझे कमेंट बॉक्स में
बता दीजिए। अगर आपको पता है तो वैसे बताइए, और अगर नहीं पता है तो ढूंढ कर बताइए कि अंतःपुर का अर्थ क्या होता है। तो अंतःकरण, इसी तरीके से यहाँ पर भी कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। अधः धन पतन, तो ये हो जाता है अधः पतन। मगर ये इसमें भी कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद हर जगह मिल जाते हैं आपको, आपके फ्रेंड सर्कल में मिल जाएंगे, सब जगह मिल जाएंगे। मगर हम फिर से अब टॉपिक पे आ जाते हैं कि ये जो अपवाद हैं ये संधि के भीतर है, विसर्ग संधि में, जहां पर कि कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, मगर ये जो अपवाद हैं इनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि नमः और पुरः में विसर्ग का स हो जाता है। देखो, नमः और पुरः के बाद अगर क और प आएंगे तो तब भी विसर्ग स में परिवर्तित हो जाएगा। कौन से स में? दंत मूल स में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि नमः धनकार बन जाता है नमस्कार, पुरः धनकार बन जाता है पुरस्कार। तो इस तरीके से इनका परिवर्तन हो जाता है। तो आशा करता हूं आपको यह विसर्ग संधि समझ में आई होगी। इससे पहले स्वर संधि और व्यंजन संधि भली भांति मैंने आपको समझा दी हैं, तो आप इन्हें ध्यान से पढ़ो। जितने मैंने उदाहरण बताए हैं इन सब की प्रैक्टिस कर लो। कोशिश करो कि ये सारे के सारे उदाहरण आपको अच्छे से आ जाएं। ये जो पूरी पीडीएफ है ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।